सर स्ट्रगल की बात तो ये है कि मैंने हर चीज़ पे, हर बेस पे स्ट्रगल किया है। मेंटली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, सोशली, हर चीज़ में किया है। उसमें कोई बात नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम जनरल वाले हैं, कहाँ जनरल वालों को जॉब मिल रही है, कहाँ होने वाला है, कौन सा तेरे हाथ में लगी जाएगी, नहीं लगेगी, मत करो टाइम वेस्ट। इससे बेटर है जो प्राइवेट में कमा रहे हो वही अच्छा, उससे भी जाओगे। वहाँ 2 साल तैयारी करके ख़राब करोगे, जो कमा रही है वो भी जाएगा। मुझे लगता है एक नेचर जो हमारे अनुभवों से हमें डेवलप होता है कि कुछ लोग की आदत होती है हर रीज़न पर बैठ जाने की, और कुछ लोग की आदत होती है हर आपदा में भी अपने चलते रहने का अवसर ढूंढने की। तो आपको कभी अपनी किस्मत पर डाउट नहीं हुआ कि मैं जो एग्ज़ाम दे रही हूँ वो कैंसिल हो जाता है, फिर मुझे उसकी तैयारी वापस करनी पड़ती है? बट मुझे लगता है वो 6 महीने आगे बढ़ना या 8 महीने आगे बढ़ना एक स्टूडेंट के लिए जिसने अपने पिछले कुछ वर्ष तैयारी को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ दिए, उसके लिए वो बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा। एक्चुअली मम्मी ने एक बार दिखाया था, एक पंडित को दिखाया था। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं मानती, लेकिन मम्मी ने दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि इसकी जॉब नहीं लगेगी। मुझे शादी के नहीं बताना, मुझे नौकरी के बारे में बता दो, मेरी कब लगेगी। मम्मी इसलिए गई थी, मैंने नहीं, आप नौकरी के बारे में बता दो मुझे, तो नौकरी तो नहीं लगेगी करके। उसके बाद थोड़ा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता भी परिवार को मिल जाए, ये एक उद्देश्य मुझे लगता है। इसीलिए किया था, इसीलिए कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ कभी नहीं सोचा था कि हाँ प्रिपरेशन करनी है, या इसीलिए बीएड कर लो ताकि आगे जाके तैयारी करना और गवर्नमेंट में जाना। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, पर अगर मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। और मेहनत करके पूरे समाज को, सबको दिखा के कि मेहनत अगर की जाए तो किस तरह तकदीर बदलती है, ऐसे ही उदाहरण को रवीना गोयल जिनका नाम है, उन्हें आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उत्कर्ष की ऑनलाइन स्टूडेंट रही हैं। उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़कर इन्होंने ग्रेड 2 में रैंक 5 और ग्रेड 3 में रैंक 8 हासिल की है, जो लास्ट जो भर्ती हुई थी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की। तो कैसा ही उनका सफ़र रहा, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या रिएक्शन फैमिली की तरफ से आए, और उसके बाद ऑब्वियसली रिश्ते भी बहुत सारे आ रहे होंगे। तो ये सारी पर्सनल, प्रोफेशनल और जो स्टूडेंट रहते हुए इनकी लाइफ थी, इसके ऊपर हम अगले कुछ मिनट बात करने वाले हैं। सबसे पहले रवीना, आपको पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जोधपुर के नज़दीक बालोतरा नाम का एक शहर है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। वहीं पे रहकर इन्होंने उत्कर्ष ऐप से ऑनलाइन कोर्स परचेज करके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई की है। तो जोधपुर आके क्यों नहीं पढ़ाई की थी आपने? सर जोधपुर आना पॉसिबल नहीं था, इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और उसके लिए प्रॉपर यहाँ आना, पीजी में रहना, स्पेशली रहना पड़ता, और शायद घर से अलाउ भी नहीं करते। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब सक्सेस पाते हैं, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। टीचर्स उसका एक फैक्टर है, अच्छा फ्रेंड सर्कल भी उसका एक कारण हो सकता है, अच्छा टाइम टेबल फॉलो करना भी उसका एक कारण होता है। पर सबसे पहला कारण अगर मैं सक्सेस को मानता हूँ तो शायद वो परिवार होता है। तो फैमिली बैकग्राउंड आपका, पापा क्या करते हैं, मम्मी का क्या रोल रहा, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? पापा फैक्ट्री में वर्क करते हैं, और मम्मी हाउस मेकर हैं, और 5 सिस्टर्स हैं हम, जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ सर। सबसे छोटी है जी। 4 सिस्टर्स हैं, बड़ी है, चारों मैरिड है। मैं सबसे छोटी हूँ। और उन चारों में से और कौन गवर्नमेंट जॉब में है? एक है सर्विस में है, सेकंड नंबर एक सिस्टर सर्विस में है। ओके, वो भी टीचर है? वो भी टीचर है। ओके, तो ये बीएड करके फिर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जैसे एग्जाम्स देना, ये शुरुआत कैसे हुई? मतलब कब आपको लगा कि ये मुझे ये करना है, और बहुत मेहनत से आपने किया तभी रैंक 5 और रैंक 8 आपको मिली है? तो वो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? शुरुआत ऐसा हुई थी कि जो 5 सिस्टर्स थे ना, हमने सबने स्कूल में पढ़ाया है, प्राइवेट स्कूल में। अच्छा। सबने स्टार्टिंग से ही, और हमारे लिए फिक्स था कि आपको प्राइवेट स्कूल में ही जॉब करनी होती है, और वही करनी है, जॉब करनी है तो प्राइवेट स्कूल में करनी है। और मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा वो माइंडसेट है कि नहीं होता हमारा जनरल वालों का, गवर्नमेंट में तो होता नहीं है, प्राइवेट में कीजिए आराम से। तो पहले से इसीलिए किया था। उसके बाद मैं बीएड किया। बीएड इसलिए किया क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जब लेते हैं ना, तो उसमें प्रेफरेंस दी जाती है, बीएड जिसने कर रखी है उसको, इसीलिए प्राइवेट स्कूल में प्रेफरेंस के लिए बीएड किया था।
उसके बाद थोड़ा मुझे मतलब एक तरीके से हाँ आप कह सकती हैं कि आर्थिक सहायता भी हाँ परिवार को मिल जाए, इसीलिए ये एक उद्देश्य मुझे हाँ लगता है कि इसीलिए अधिकतर है। किया था, इसीलिए कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ कभी नहीं सोचा था कि हाँ प्रिपरेशन करनी है या इसीलिए बीएड कर लो ताकि आगे जाके तैयारी करना और गवर्नमेंट में जाना, ये कभी नहीं सोचा था और न किसी ने कहा था। क्यों आपके घर में, घर परिवार में और भी तो गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत नहीं लोग होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत लोग नहीं है, काफ़ी कम है। और एक इस तरह का माइंडसेट है कि आपको नहीं होता है। हम जनरल वाले हैं, कहाँ जनरल वालों को जॉब मिल रही है, कहाँ होने वाला है, कौन सा तेरे हाथ में लगी जाएगी, नहीं लगेगी, मत करो टाइम वेस्ट। इससे बेटर है जो प्राइवेट में कमा रहे हो वही अच्छा, उससे भी जाओगे वहाँ 2 साल तैयारी करके ख़राब करोगे, जो कमा रही है वो भी जाएगा। हाँ, ये आप वैसा सही कह रही हैं, एक mindset है। माइंडसेट होता है कि हमारा तो नहीं होता है, हाँ या हमारा कई नहीं बार होता हमें है, ऐसा लगता हमेशा ये है, सुनने आपने को तो मिला। जनरल और रिजर्वेशन और अनरिजर्व कैटेगरी की बात करी, तो ये अक्सर मन में आता है। पर कहते हैं कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो ये सब चीज़ें जो मन के डाउट्स हैं, भ्रांतियां हैं, जैसे जैसे हम तैयारी करने वो लगते हैं। डेस्टिनी थी और वैसा हो गया, बाकी कभी नहीं सोचा था। एक जब मैं बीएड कर रही थी तो एक टीचर थे, बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए, वो फ्री में पढ़ा रहे थे और मैं उसके आसपास में ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं तो तू भी पढ़ ले। तो मम्मी को कन्विंस किया कि मैं वहाँ जा तो वैसे ही रही हूँ, तो आसपास में है सर पढ़ा रहे हैं तो मैं भी थोड़ी देर पढ़ के आ जाऊँगी। इससे क्या होगा, वही फिर से कि प्राइवेट स्कूल में बेटर क्लासेस मिल जाएगी या थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा, मैं कुछ नॉलेज गेन कर लूँगी। फ्री में पढ़ा रहे हैं तो चलते हैं, इसीलिए वहाँ गई थी। वहाँ से पता चला कि मैं बीएड कर रही हूँ, तो रीट की वैकेंसी आ रखी थी, तो मैं ये दे सकती हूँ। वहाँ से सिर्फ इतना पता चला था कि एग्ज़ाम दे सकती हूँ। उसके बाद मैं वो एग्ज़ाम दिया, अच्छा स्कोर किया, लेकिन उस टाइम ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड करते थे। तो ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड करना मुझे बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड होते हैं, मेरे उसमें कुछ कम मार्क्स थे, तो मैं थोड़ा सा उसमें कुछ रह गई थी, काफ़ी कम डिफरेंस से रह गए थे। तो उसके बाद में समझ में आया कि ठीक है यार अपन कर सकते हैं, इतना ऐसा नहीं जैसा सुना हुआ है। उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की, नहीं हुआ तो, और उसके बाद मैं वही स्कूल ट्यूशन्स ये सब चलता रहा, तो मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई, घर के भी कुछ काम थे। उसके बाद में जब कोरोना आ गया तब स्कूल्स वैसे ही बंद हो गए और उसके और कोई ऑप्शन नहीं था पढ़ने के अलावा, तो उस टाइम पढ़ाई की फिर। तो आपदा में अवसर ढूंढा आपने कि अभी कुछ नहीं करने को है तो क्यों ना हाँ जब गवर्नमेंट जॉब और की कुछ नहीं प्रिपरेशन। था तो फोर्सफुली जब बंद हो गई, स्कूल्स बंद हो गई, तो हमें रास्ता मिल गया कि स्कूल्स नहीं जाना है, स्कूल बंद हो गए, घर बैठे हैं तो पढ़ाई कर लेते हैं। मुझे लगता है एक नेचर जो हमारे अनुभवों से हमें डेवलप होता है कि कुछ लोग की आदत होती है हर रीज़न पर बैठ जाने की, और कुछ लोग की आदत होती है हर आपदा में भी अपने चलते रहने का अवसर ढूंढने की। कुछ कमी का भी फायदा मिल जाता है सर। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे एक्चुअली उस टाइम सब खाना बनाते रहते थे, सब घर में यही करते थे, ये बना लिया वो बना लिया, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, खाना नहीं बनाना आता है पढ़ाई कर लो। तो खाना ना बनाना पड़े, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका अल्टरनेटिव था हाँ, कि क्योंकि मुझे आता पढ़ते नहीं हुए था दिखूंगी तो खाना खाना बनाने को कोई नहीं बोलेगा। खैर, पर आपने बहुत मेहनत की और रैंक 5 अपने आप में आपका सब्जेक्ट हिंदी रहा है, जी। तो रैंक 5 हासिल करना, फिर 3rd ग्रेड के एग्जाम में रैंक 8 हासिल करना, और आपने जो एग्ज़ाम जो पिछले हम नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये वो टाइम था जब ये दोनों भर्तियां कैंसिल हुई थी और इनके री एग्ज़ाम्स हुए थे। 2nd ग्रेड का भी पेपर आउट हुआ था, उसका री एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, और ग्रेड 3 भी पहले सिंगल एग्ज़ाम था रीट का, उस वो कैंसिल हुआ, फिर डबल एग्ज़ाम का पैटर्न आया। तो ये जो दौर था कि आपने पहले एक पेपर दिया ग्रेड 3 का, वो कैंसिल हुआ, बिल्कुल। फिर उसका री एग्ज़ाम होना था, फिर ग्रेड 2 का भी पिछले दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2022 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, फिर जुलाई 2023 में उसका री एग्ज़ाम हुआ। तो आपको कभी अपनी किस्मत पे डाउट नहीं हुआ कि मैं जो एग्ज़ाम दे रही हूँ वो कैंसिल हो जाता है, फिर मुझे उसकी तैयारी वापस करनी पड़ती है? और मतलब अभी तो क्योंकि आपने सक्सेस पा ली है तो हम इसको थोड़ा मजाक में भी ले सकते हैं कि मैं जो एग्ज़ाम देती हूँ वो कैंसिल हो जाता है, बट मुझे लगता है वो 6 महीने आगे बढ़ना या 8 महीने आगे बढ़ना एक स्टूडेंट के लिए जिसने अपने पिछले कुछ वर्ष तैयारी को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ दिए, उसके लिए वो बहुत मुश्किल टाइम रहा होगा। बहुत। तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? 2 एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए, फिर भी आपकी कंटिन्यूटी बनी रही होगी, तभी इतना अच्छा रिजल्ट फाइनली आपका है। तो वो कंटिन्यूटी को बनाने के लिए आपके एफर्ट्स किस तरह रहे? एक्चुअली मम्मी ने एक बार दिखाया था, एक पंडित को दिखाया था, मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं मानती, लेकिन मम्मी ने दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि इसकी जॉब नहीं लगेगी। मैंने ये पूछा था कि नौकरी लगेगी, आप मेरी नौकरी के बारे में बता दो, मुझे शादी के नहीं बताना, मुझे नौकरी के बारे में बता दो, मेरी कब लगेगी। मम्मी इसलिए गई थी, मैंने नहीं, आप नौकरी के बारे में बता दो मुझे, तो नौकरी तो नहीं लगेगी करके। ठीक है नहीं लगेगी तो हाँ, उन्होंने बोला नहीं लगेगी, लेकिन
एक मैं वैसे भूल गई थी उस बात को कि हाँ ठीक है, इन्होंने कहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता, मैं करती हूँ, प्रिपरेशन करूँगी तो कैसे नहीं लगेगी। अगर मैंने उससे ज़्यादा मैं मार्क्स ला रही हूँ तो उसमें कौन सा रीज़न हो सकता है कि नहीं लगेगी। उससे पहले जब 3rd ग्रेड में नहीं हुआ था ना, तो एक रीज़न ये भी रह गया था कि ग्रेजुएशन में मार्क्स कम थे, तो वो मेरे हाथ में नहीं था कुछ भी उसमें। तो मेरे को लगा कि इस बार मैं इतना करूँगी कि किसी भी तरीके से, चाहे मेरी कैटेगरी, चाहे मेरा सब्जेक्ट या कोई भी तरीके से, किसी भी वे में ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा रीज़न ना हो जिससे ना हो, मैं इतना अच्छा कर लूँगी। फिर जब इतना अच्छा किया भी, कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, तब उस टाइम लगा था कि यार वही सही है, उसने सही कहा था, मैंने ही गलत मतलब जिद पकड़ ली और वो सही था कि किस्मत में लिखा हुआ नहीं है। हाँ, उस टाइम लगा था कि मैं गलत हूँ, वो सही है और मेरे हाथ में नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं चाहे कितना भी पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा था उस टाइम पर। अभी जो एग्ज़ाम्स दिए उससे भी कहीं ज़्यादा उस पर पढ़ा था जो कैंसिल हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा था। उस टाइम खूब मेहनत की थी। इस बार तो इतनी नहीं की थी क्योंकि एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था, तो नहीं की, इतना नहीं किया था जितना उस टाइम किया था, पर ठीक है, उसका प्रॉफिट में मिल जाता है। वो टाइम याद करो जब रिजल्ट आया था, पहले शायद ग्रेड 3 का रिजल्ट आया था। हाँ, पहले ग्रेड 3 सितंबर या अगस्त या सितंबर में लास्ट ईयर, और ग्रेड 2 का उसके बाद में आया था, दिसंबर में आया था। ओके, तो रिजल्ट के वक्त अगले 2-4 दिन का माहौल कैसा था? मतलब फैमिली रिएक्शन, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आस पड़ोसी, उन सब का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली घर पे कोई था ही नहीं रिएक्शन देने के लिए, मैं अकेली थी, घर का काम कर रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि रिजल्ट आज आने वाला है, आइडिया भी नहीं था इस बारे में। लोगों को तो पता था कि आज रिजल्ट आ रहा है, मुझे नहीं पता था। तो मैं घर पे बैठी थी, मम्मी भी घर पे नहीं थी, वैसे मैं और मम्मी ही घर पे होते हैं। तो जैसे मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट देख के बताऊँ किसको, कोई घर पे ही नहीं, किसको बताऊँ मैं। मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी सिवाना ही थे ननियाल, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है थोड़ी देर से, मम्मी दूसरे दिन आने वाले थे, फिर मम्मी उस दिन आए। फिर सिस्टर्स हैं, उनको कॉल किया, उनको बताया मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो सेलेक्ट हो गई, सच्ची में सेलेक्ट हो गई है। तो ठीक है, तो कि हम आते हैं। बताया कि मैं अच्छी रैंक लेके सेलेक्ट नहीं, रैंक का उस दिन नहीं पता चला था, उस दिन नहीं पता चला, उसके 1 वीक बाद में रैंक का पता चला था। मुझे ये पता था कि मेरी अच्छी रैंक भी आएगी, ये अभी तक और बाद में पता चलेगा ये बात। उस टाइम तो उस दिन सिर्फ इतना ही पता चला था कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। अब आप किसी को बता सकते हो कि हाँ रेगना सेलेक्ट हो गई है। तो उसके बाद में घर आए थे सारे लोग, दीदी वगैरह घर आए थे, और बाकी भी सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। और उसके बाद रिश्तों की कठिनाइयाँ सब एक के बाद एक आ ही रहा होगा। तो खैर, अब फैमिली बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, पर अब मैं उस सपोर्ट की बात करूँगा जिस सपोर्ट का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, यानी उत्कर्ष की अगर बात करूँ। ऑनलाइन आपने पढ़ा है, ग्रेड 3 के लिए भी, रीट के लिए और ग्रेड 2 के लिए भी, तो कैसा वो अनुभव आपके लिए रहा? मतलब क्योंकि मैं उत्कर्ष में काम करता हूँ, मैं उत्कर्ष में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि हम 100% डेडिकेशन देके विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, फिर चाहे वो हमारे सामने बैठा ऑफलाइन स्टूडेंट हो या कैमरे के उस पार बैठा ऑनलाइन स्टूडेंट हो। पर आप एक अचीवर की नज़र से अगर हम देखें तो आप उत्कर्ष का सहयोग किस तरह देखती हैं? चलिए, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो कोरोना चल रहा था, तो ऑफलाइन कुछ भी पॉसिबल नहीं था। उससे पहले मैंने ये ज़रूर सुन रखा था, क्योंकि शायद एक ही ऑप्शन उस टाइम पे था, लोग उत्कर्ष से कोचिंग करके आते थे। वैसे किसी की भी ज़बान पे आप देखेंगे सब बस, हाँ, अगर खासकर हम राजस्थान की बात करें और मेजर तौर पे अगर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात करें, तो पहला नाम सबके मन में उत्कर्ष ही आता है। हाँ। जो ऑफलाइन आ सकता है वो हमारे जयपुर या जोधपुर सेंटर पर आता है, जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन आते हैं। बट हाँ, रिकमेंडेशन भी देने वाले की उत्कर्ष होती है और पढ़ने वाले की रिकमेंडेशन भी होती है। और कुछ टाइम पहले की बात है, तो उस टाइम तो ऐसा बिल्कुल था कि हमें ये माइंडसेट था कि अगर उत्कर्ष से कोई पढ़ गया है मतलब वो बहुत ज्ञानी है, क्योंकि बहुत बड़ा सा वो नाम था और हम नहीं जा सकते थे, हमें ये पता था। तो अगर वहाँ से कोई ऐसा भी हुआ कि जो उत्कर्ष से पढ़ गया है, उन्होंने हमें मिसगाइड किया, क्योंकि वो वहाँ से पढ़ के आए, वो जो कहते थे हम मान लेते थे कि अरे यार उसने तो वहाँ से उत्कर्ष से कोचिंग करके आए, उसको तो बहुत, हाँ, तो वो जो कहते थे कि अच्छा नहीं होता, लाखों लोग बैठे हैं, एक एक पॉइंट पे नहीं होता, एक क्वेश्चन अगर तो गलत कर देगी, ऐसा गलत कर देगी अगर क्वेश्चन, फिर तो क्या ही होगा, फिर तो इतनी रैंक नीचे आ जाती है, इतने पॉइंट्स में तो इतना हो जाता है, लाखों लोग हैं, पॉइंट्स पे लाखों लोग हैं।
तो मुझे लगता था ठीक है नहीं होगा, ये लोग कह रहे हैं, इन्होंने तो इतनी तैयारी की है, इन्होंने तो उत्कर्ष से तैयारी की है, और वो भी ऐसे ही कहते थे, हमने तो उत्कर्ष में देखा ये सब चीज़, ऐसे होता है ऐसे होता है, अपना नहीं होता है, इतने ऐसे तो पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होगा तेरा। तो वो चीज़ें चलती थी। और उसके बाद में भी जब कोरोना स्टार्ट हुआ, जब पता चला कि उत्कर्ष ऑनलाइन भी दे रहा है और हम अफोर्ड कर सकते हैं, स्पेशली ये बात अगर नहीं होता है तो हाँ बिल्कुल। और भी मतलब मैंने जो कोर्स लिए थे वो शेयर किए थे मैंने, स्पेशली अगर मैं बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा पे भी नहीं किया और है। हम ये चाहते भी हैं कि विद्यार्थी आपस में शेयर करें, हर एक की अपनी अपनी स्थिति होती है। मैंने किया था, मैंने सेकंड ग्रेड की टाइम भी शेयर किया था, उनको भी थैंक यू जिन्होंने मुझे दे दिया, मुझे नोट्स भी दिए थे, मुझे ऑनलाइन एक्सेस भी दिया था और पढ़ने के लिए भी दिया था। मैं उनसे भी नोट्स बना लेती थी, जब वो लाइब्रेरी में नहीं होते थे तो मैं उनके नोट्स लेके पढ़ लेती थी। और कोर्स भी जो मैंने लिया था तो मेरी सिस्टर ने लिया था, वैसे उसने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा था, उनके ठीक है तो नहीं पढ़ रही है तो मैं तो पढ़ लेती हूँ, तो पैसे दे रखे हैं तो उस हिसाब से पढ़ा। कोर्स पूरा हो गया, अपनी तरफ से भी हमारी तरफ से भी पूरा हो गया, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम पोस्टपोन होता रहा। तो उसके बाद में ये भी हुआ था कि सर ने कुछ MCQ बैच चलाए थे, वो भी बहुत मतलब सपोर्ट रहा उनका भी, क्योंकि एक प्रैक्टिस भी होती जा रही है। वो हमारा एक नया नवाचार था, लेकिन बहुत अच्छा था। पिछली बार जब रीट के एग्जाम के वक्त पे हमने MCQ बैच चलाए थे, और जो उत्कर्ष के और एग्जिस्टिंग विद्यार्थी थे वो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया था, और जो नए विद्यार्थी थे उनके लिए भी शायद 500 रुपये 500 या ऐसा कुछ। तो वो पहली बार हमने तब MCQ बैच लॉन्च किया था, और उसके बाद क्योंकि उससे हमने मतलब बच्चों का रिस्पांस भी उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आया था, तो उसके बाद से अब तक जो कोर्सेज हम चलाते हैं उसमें हम सब में MCQ बैच लेकर आए। पर ये नवाचार हमने वहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो बहुत ही मतलब रामबाण कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ मेरे जैसे बच्चे हैं जो कोर्स पूरा कर चुके हैं, अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा, वो तो हमारे हाथ में नहीं कि हम एग्ज़ाम दे के आ जाएं, और नहीं अगर पढ़ेंगे तो भी कैसे काम चलेगा, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो MCQ बैच देते थे, अपना टॉपिक पूरा है, हम आराम से उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देती थी, हाँ ठीक है अपना इतना हो रहा है ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात जो है उत्कर्ष के, मुझे जो लगता है टेस्ट सीरीज़ मुझे बहुत बहुत बेटर लगती है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो प्रिपरेशन का ये मतलब जर्नी है, इसमें टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मतलब क्योंकि असली एग्जाम तो एक बार देना है, हाँ, और उससे पहले टाइम मैनेजमेंट की, इतने घंटे में इतने क्वेश्चंस करने, और इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, मिक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो तब वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम सोचे कि हम 4-5 एग्जाम देके फिर छठे एग्जाम में पास होंगे, तो उससे पहले आप 50 बार उसकी तैयारी मॉक टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और बड़े लोग कहते भी हैं कि युद्ध से पहले जितना पसीना बहाओगे, युद्ध के समय रक्त उतना कम बहेगा। तो मॉक टेस्ट, जैसे अब देखें आप अचीवर्स जो टॉप करते हैं उनका भी यही कहना है कि MCQ, क्योंकि एग्जाम में तो MCQ आ रहे हैं, थ्योरी पढ़ के, थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है, इन्होंने पहले फुल कोर्स से थ्योरी पढ़ा पूरा, सारे टीचर सारे सब्जेक्ट्स का, फिर उसके बाद MCQ, और इन सब के साथ साथ लगातार टेस्ट सीरीज़ बहुत मस्ट है। एक आप बहुत बार रिवीजन करो। एक्चुअली अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार इस जगह से पढ़ लिया, फिर टाइम है तो दूसरे से पढ़ लिया, फिर टाइम है तो तीसरे से पढ़ लिया। किताबों के गट्ठे बन जाते हैं, 10-10 किताबें। मैंने ऐसे भी देखा है, उनके पास हर गाइड अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ के नोट्स अवेलेबल है, सारी कुछ उनके पास। अगर कोई मार्केट में नई गाइड आई है, उनको लेनी है, सब कुछ लेना है, लेकिन पढ़ना नहीं है, लेना सब कुछ है। याद चाहे वो उतना भी नहीं हुआ, उसमें से एक भी याद नहीं है, तो वो चीज़ें टेस्ट सीरीज़ लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगा मेरी जर्नी में कि टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि बबल्स फेल नहीं हुए, गलत हो गए, सीरीज गलत हो गई, ऐसा चीज़ें हो जाती है। एग्जाम देना सिर्फ आंसर देना नहीं है, टाइम मैनेज भी है, OMR शीट फिल करना भी उसका एक पार्ट है। कुछ एग्जाम्स आजकल ऑनलाइन होते हैं, तो पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखना चाहिए कि माउस का क्लिक मैं कितने सेकंड में कर सकता हूँ, मुझसे माउस चल भी रहा है कि नहीं। एग्जाम में प्रेशर भी होता है। हाँ। कई बार हमें लगता है कि OMR का गोला ही तो भरना, आते आते गलत हो गया। हाँ। हर बार यही बात होती है, आते और आते आ तो रहा था लेकिन गलत हो गया। ये सारी जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो इसीलिए होती है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। अब सारी एग्जाम राजस्थान में ऑनेस्ट है कि एग्जाम 5 साल में होती है, पंचवर्षीय योजना है हमारे यहाँ की एग्जाम। अगर आप एग्जाम 4 बार उसे देख करके ट्राई करेंगे, आप कब तक पढ़ेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ जो मिस्टेक्स हो सकती है वो ना हो, उसके लिए पहले से हम टेस्ट दे के देख सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मुझे याद है कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के वक्त पे पिछली बार हमारे पास में 1 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे। तो
फॉर्म लाखों भरते हैं, उनमें से कुछ लोग कभी पढ़ते नहीं है, बस वो फॉर्म नहीं भरना एक पढ़ते आदत हैं। उनकी होती है। बस और जो फॉर्म भरते हैं उसमें से भी मुश्किल से 20 या 25% विद्यार्थी जो सच में तैयारी करते सच में तैयारी कर रहे हैं। तो वो 20 और 25% जो सच में तैयारी करते हैं ना, वो उत्कर्ष से जरूर कनेक्टेड है। हैं। तो वही जब आप उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज देती हैं तो एक्चुअली आप उनसे फाइट कर रही हैं जिनसे आपका असली में फाइट है। असली में इसीलिए मैं दे रही थी, और वहाँ का मैं बिलीव भी करती थी कि उत्कर्ष के जो मैंने टेस्ट दिए हैं इसमें जो आ रहा है इसको मैं मान सकती हूँ कि सीरियसली मानक मेरी है ये वो, हाँ। हाँ ये पोजीशन मेरी हो सकती है। और जब मैं ऐसा होता था, और मैं सीरियसली बताऊंगी मेरी यही रैंक्स आती थी उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज में भी जब मैं देती थी। यही 5, 6, हाँ 10, यही 8, ऑलमोस्ट टॉप 10 या 20 तक ऐसी होती थी। तो मुझे उस टाइम फिर भी ऐसा लगता था चलो यहाँ इतना हो रहा है तो सिलेक्शन से तो कोई बार नहीं निकाल सकता, क्योंकि इतना तो उस टाइम नहीं सोच सकती कि हाँ इतनी रैंक की मेरी हाँ, वहीं आ जितना अच्छा जाएगी। परफॉर्म कर रहे हाँ हो तो 3-4 main हज़ार exam में तो बच्चों अच्छा ही में करोगे। अगर इतना आ रहा है तो बस ये था कि हो सिलेक्शन से तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचा था 5 रैंक उसमें भी आ जाएगी, लेकिन ये ज़रूर सोचते थे कि हाँ यहाँ जो परफॉर्मेंस दिख रही है उसको मैं मान सकती हूँ एक पैरामीटर पे कि हाँ उत्कर्ष से अगर मान रही तो मैं पूरे राजस्थान के बिल्कुल। और पा रही हूँ। एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसे अब आप देखें इन्होंने अचीव किया है रैंक 5 और रैंक 8 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, पर आप देखें तो सक्सेस का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही 3-4 मूल मंत्र जो हमने जब ग्रेड 3 का चयन सम्मान समारोह किया था नव चयनित शिक्षकों का, और अभी डिफेंस में जब उत्कर्ष में टॉपर्स आए थे, हर टॉपर यही चीज़ कहता है कि सर मैं बहुत टेस्ट लगाता हूँ, सर मैं बहुत सारे सोर्सेज से नहीं पढ़ता, मैं एक ही सोर्स से बार बार पढ़ता हूँ रिवाइज करने के लिए। तो टॉप करना, सेलेक्ट होना केवल आपका डेडिकेशन मांगता है, और आप जिस सूत्र से, जिस सोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास जताना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा कि सर मेरे पास टाइम था तो मैंने उसी को रिवाइज किया, उसी से टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस किया, उसी का एमसीक्यू बैच अटेंड किया। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम है तो मैं 4 और अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें ले आऊंगी या मैं और 4 अलग अलग ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी शायद आप आर्थिक स्थिति की वजह से परचेज नहीं कर पाई, पर कहीं ना कहीं वो आपको फायदा देगा। हाँ, नहीं मुझे करना भी नहीं था, मुझे पता था, मेंटली भी पता था कि मैं इतना ही पढ़ पाऊंगी, इतना ही याद रख पाऊंगी। मुझे पता है कि मैं वैसे ही याद नहीं कर पाऊंगी अगर बहुत सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर भी ली है। और बाकी एक टेस्ट सीरीज़ में मैंने ये चीज़ भी देखी, मैंने पर्टिकुलर हर टेस्ट सीरीज़ को लिखा हुआ है मेरे पास में कि इस डेट को ये टेस्ट हुआ है, उसमें मैंने कितने अटेंड किए हैं, कितने सही हुए हैं, उसमें से कितने गलत हुए हैं, कौन सा पोर्शन हाँ कौन सी रैंक कितने बच्चों में से मेरी आई है, और उसके बाद में मैं वापस उसे रिव्यू करती थी। और मैंने सब कुछ लिख रखा है, कमज़ोर टॉपिक लिख रखे हैं उसमें पास में कि मुझे इसमें से कौन सी चीज़ वापस पढ़ लेनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने चीज़ें पढ़ ली है, मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा क्लियर है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं हो रहे, अभी भी नहीं हो रहे। तो मैंने पढ़ तो लिया है, मैं 4 जगह से और पढ़ रही हूँ और पता चला कि एक में भी याद तो वो भी नहीं है जो एक जगह पढ़ा था, फिर अपन 4 जगह पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ देखती थी कि क्या हुआ है, अगर मैंने पढ़ा हुए में से आ नहीं रहा है, क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहा है, एक तो ये चीज़ देखती थी, या मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं, ये मेरी गलती है। तो पहले बेटर है कि जो पढ़ा है वो याद नहीं है तो पहले उसी को पढ़ लो, फिर दूसरी तरफ और देखो। तो ये चीज़ पता चलती थी, जिससे मैं एक ही चीज़ पे स्टक रह पाई कि हाँ उसी को याद कर लो, अपना बेटर रहेगा, और इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आगे क्या सोचा है अपने पढ़ाई की दिशा में, मतलब अब कौन सा एग्ज़ाम देने वाली है, या जो मिल गया उसी को कंटिन्यू करना है? नहीं, जो मिला है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आगे सोच रही हूँ कॉलेज लेक्चरर के लिए, उसके लिए पीएचडी करनी है और कॉलेज लेक्चरर के लिए यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए भी आपको ऑल दी बेस्ट। और सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, तो सबके सफलता का कोई एक मूल मंत्र तो नहीं होता, बट फिर भी आप अपने अनुभव के अनुसार जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, खासकर महिला शक्ति जो आपको देख रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर स्ट्रगल की बात तो ये है कि मैंने हर चीज़ पे, हर बेस पे स्ट्रगल किया है, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, हर चीज़ में किया है। उसमें कोई बात नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप शादीशुदा है तो भी एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आपको 4 घंटे भी मिल रहा है तो भी पढ़िए, आधा घंटा मिल रहा है तो भी पढ़िए, जितना टाइम आपको मिल रहा है उसमें पढ़िए। मैंने कभी घंटे नहीं गिने, कभी ये नहीं देखा कि टाइम कितना मिल रहा है। ऐसा भी होता था कि मैं लाइब्रेरी जाती थी और लोग निकल रहे होते थे, शाम की टाइम जाती थी, जितना जैसा टाइम मिलता है वैसा पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है सबसे पहले। और एक बात कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव करो। मैंने कभी कोई गाइड नहीं लाई, नहीं पढ़ी, मेरे पास जो नोट्स थे, मैं आज भी अगर मुझे हिस्ट्री कल्चर पढ़ने का कहेंगे तो मैं उसी नोट से पढ़ूंगी
जो मेरे पास मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, अभी भी मैं वही पढ़ती हूँ। गाइड्स में भी तो आखिर वही सब नहीं होगा। फिक्स है कि और ये एक ही चीज से पढ़ना ट्रस्टेड तो सोर्स ऐसे है, से अगर पढ़ता हमारे पास कोई जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो फिर उस पे भरोसा करके इसीलिए मैं उत्कर्ष के नोट लेती थी कि ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे एक ही सोर्स चाहिए, तो फिर मैं इधर उधर नहीं जा सकती, इसलिए एक ऐसी जगह जिससे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट तो कर हमने जब सकूं ग्रेड उसे। 3 का शिक्षक सम्मान समारोह किया था तब आप नहीं आई थी? नहीं। Okay. मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन के बाद आपकी माता जी का हमेशा से आपसे एक क्वेश्चन होता होगा कि शादी का क्या प्लान है। शादी का प्लान है जब मतलब ये मुझे लगता है कि उनको आपकी नौकरी से ज़्यादा शायद आपकी शादी की चिंता रही होगी। बिल्कुल, वो तो रहती है, उनको तो बस ये लगता है, मतलब एक ये बची है, इसका काम हो जाए, हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए, बस इसको निकाल दे तो बस बहुत है। तो पर मैंने आपकी माता जी को बोला भी था कि अभी एक दो एग्जाम्स जैसे कॉलेज लेक्चरर का, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का, और भी अभी नेट का एग्जाम भी अभी आपने नेट दिया और वो भी कैंसिल हो गया। वो भी कैंसिल हो गया, आप जो दूसरे एग्जाम दे रही हैं वो कैंसिल होता जा रहा है। लोग तो ये भी कहते तू मत दिया कर, जब मैं दे रही हूँ तू मत दे, तू कैंसिल करवाएगी। तो खैर, पर मुझे लगता है वो कैंसिल होता है, शायद ये आपके लिए वो एक तरीके से कह सकते हैं ना, वो गुड चार्म है कि जब कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो उसमें आप टॉप करती हैं। तो आप आगे सारे एग्जाम्स में इसी तरह टॉप करें, लेकिन वो कैंसिल ना हो सर। और आपके आगे की जर्नी में भी उत्कर्ष जो भी अपनी तरफ से दे सकेगा, जो आपको गाइड कर सकेगा, वो हम ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। और इस तरह के इंटरव्यूज़ का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपको बताया जाए कि टॉपर्स वही कर रहे हैं जो आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका एक छोटा भाई या बहन है जिसका 10वीं का एग्जाम है, आप उसे क्या गाइड करेंगे? आप उसे बोलेंगे बेटा खूब पढ़ो, बेटा एक किताब को बार बार रिवाइज करो, आप उसे इस तरह की टिप्स देंगे। खुद को वो टिप्स दीजिए, क्योंकि वैसी ही टिप्स से सिलेक्शंस और टॉपर्स दोनों उसी तरह के टिप्स से आते हैं। लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल टाइम रिविजन। एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू से रिवीजन, एग्जाम में एक पैकेज के रूप में आपको टेस्ट देना होता है जिसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट, इनफैक्ट ओएमआर भरने जैसी छोटी कला तक में भी आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो वो सब टिप्स इन्होंने फॉलो किया है, वही सब टिप्स सारे सक्सेस पाने वाले विद्यार्थी और टॉप करने वाले विद्यार्थी फॉलो करते हैं। तो आप ही की तरह एक आम लड़की जिसने कभी नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, पंडित ने भी मना कर दिया था कि भैया तुम्हारी किस्मत में तो सरकारी नौकरी नहीं लिखी है, बट सारे ऑड्स को हटाकर अपने आप को साबित इन्होंने किया है और आगे भी भविष्य में भी अलग अलग परीक्षाओं में साबित करेंगी। तो इस इंटरव्यू में रवीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जर्नी के बारे में सुना। आगे भी हम इसी तरह के टॉपर्स का इंटरव्यू आप लोग के सामने लाते रहेंगे, आप लोग को प्रेरणा देने के लिए, आप लोग को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इस तरह के जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो केवल मोटिवेशन नहीं होती, वो इंस्पिरेशन होती है जो आपको कुछ करने के लिए शायद एक चिंगारी जो है वो लगा सके और उसके बाद उस चिंगारी को आग आप खुद बनाएंगे। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।